मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। आज उड़ीसा पर बात करेंगे। हालांकि मैं उड़ीसा पर बात बाद में करना चाहता था, क्योंकि मैंने सोचा था जो विश्लेषण मैं कर रहा हूं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, इसके बाद मैंने सोचा था पंजाब, राजस्थान पर बात करूंगा, फिर उत्तर प्रदेश पर बात करूंगा। लेकिन एक अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम जो है घटने जा रहा है उड़ीसा में, इसलिए मुझे लगा कि उड़ीसा पर बात करना समसामयिक रहेगा। नया घटनाक्रम यह है कि करीब 15 साल बाद उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और वहाँ का क्षेत्रीय दल बीजू जनता दल का गठबंधन होने जा रहा है। यानी बीजू जनता दल, जिसके मुखिया हैं नवीन पटनायक, और पिछले लगभग 24 साल से वो वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं राज्य विधानसभा का, तब से वो लगातार जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री हैं। अब उनका नाम भारत में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री के रूप में दर्ज हो गया है। ऐसे बीजू जनता दल के मुखिया नवीन पटनायक के सामने ऐसी क्या समस्या आई कि 15 साल बाद फिर एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। इस पर मैं बात करूंगा। इससे पहले मैं ये बता दूं कि बीजू जनता दल का गठन 1997 में हुआ था और तब से लेकर लगातार बीजू जनता दल प्रभावी भूमिका में है। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, जब एनडीए बना था, तब लाल कृष्ण आडवाणी के विशेष प्रयास से नवीन पटनायक एनडीए में शामिल हुए थे। बीजू जनता दल एनडीए का हिस्सा बना था। उसके बाद चुनाव हुए 99 में, साथ चुनाव हुए, तो बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार वहां पर बनी एनडीए की, और ये सरकार चली सफलतापूर्वक पूरे 5 साल। इससे पहले जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो है वो मंत्री भी थे, सांसद बन करके। 2009 में फिर चुनाव हुआ। दोनों ने लोकसभा और विधानसभा साथ लड़ा, दोनों की फिर संयुक्त सरकार बनी और पूरे की पूरे 21 सीटें इन लोगों को मिली। 19 सीटें दोनों को मिला करके लोकसभा की। बीच में एक ऐसा घटनाक्रम घटा वहां पर, जिसके कारण दोनों पार्टियों में विच्छेद हो गया। घटनाक्रम ये कि वहाँ के कंधमाल जिला है, कंधमाल और आसपास के कई जिलों में ईसाई मिशनरियों का जबरदस्त धर्मांतरण चल रहा था और कमोबेश अभी भी चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद वहाँ पर धर्मांतरण विरोधी अभियान चला रही थी और उसमें ईसाई मिशनरियों के कथित हमले में 1 दर्जन से ज़्यादा जो है वो वनवासी मारे गए। उसी के साथ विश्व हिंदू परिषद के वहाँ बड़े नेता, बड़े महंत, बड़े संत स्वामी लक्ष्मणानंद की भी हत्या हो गई। ये विश्व हिंदू परिषद के लिए बड़ा झटका था। भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज स्थिति थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद और धर्मांतरण के खिलाफ जो है तनकर खड़ी रही। असहज स्थिति सबसे ज़्यादा जो है नवीन पटनायक के लिए थी, क्योंकि देश विदेश में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण पर चर्चा तो कम, स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या की भी चर्चा कम। उसके बाद जो वहाँ पर जन जागरण का अभियान चला, उसकी चर्चा ज़्यादा हुई। ईसाई मिशनरियों के समर्थन में अभियान बहुत चला। बाद में
बजरंग दल के नेता कार्यकर्ता प्रभावशाली दारा सिंह ने ग्राहम स्टेम्स और उनकी पत्नी की कार में जलाकर हत्या कर दी, ऐसा कहा जाता है। और वो जेल में है और उनको आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है। लेकिन उस समय इतना शोर मचा कि बीजू जनता दल और नवीन पटनायक करीब करीब घबरा गए। हालांकि उनका अकेले बहुमत विधानसभा में नहीं था, लेकिन उन्होंने एक साहस का परिचय दिया। सेकुलर दलों के दबाव में, उनके समर्थन से उन्होंने अपनी सरकार बनाई। अल्पमत में थे, लेकिन कांग्रेस और इन सब के समर्थन से उनकी सरकार बहुमत में आ गई और भारतीय जनता पार्टी को अलग कर दिया। एक प्रकार से संबंध उन्होंने तोड़ लिया। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी ने बहुत प्रयास किया, प्रभावशाली नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी उस समय, उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन नवीन पटनायक नहीं माने और एकला चलो की नीति पर चले। लेकिन उसके बाद जैसे जो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हुए, बीजू जनता दल ने अकेले बहुमत प्राप्त किया और लोकसभा की सीटें भी बहुत संख्या में उन्होंने जीता और भारतीय जनता पार्टी लगभग रसातल में चली गई। 2013 तक तो 14 तक तो यही स्थिति। 14 में जब नरेंद्र मोदी का उदय हुआ राष्ट्रीय परिदृश्य पर, तब भी उस लोकसभा चुनाव में बीजू जनता दल को 21 में से 20 सीटें मिली। केवल एक सीट भारतीय जनता पार्टी की मिली। नरेंद्र मोदी का जादू उड़ीसा में नहीं चला। अब मैं थोड़ा इसी पर चर्चा करता हूं। कुछ मेरे पास आंकड़े हैं। 14 की बात अगर करें तो बीजेडी को 20 सीटें मिली और बीजेपी को 1 सीट, और बीजेडी को 44.8% वोट मिला और बीजेपी को 21.9, करीब 20%, यानी आधे से भी कम। और कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हुआ है, उसकी इतनी एक भी सीट नहीं मिली और उसका वोट प्रतिशत इतना कम रहा कि अब उसकी चर्चा करना भी जो है वो प्रासंगिक नहीं लगता। लेकिन 2019 में स्थिति बदली। नरेंद्र मोदी एक बड़े लोकप्रिय नेता के रूप में, बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में उभरे और 19 में भारी बदलाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा और उसको 8 सीटें मिली। 1 सीट 2014 में थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में उसको 8 सीटें मिली। लेकिन साथ में विधानसभा जो हुआ उसमें बीजेपी को बड़ा झटका लगा। उस हिसाब से उसको बहुत सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसकी सीटें हो गई मात्र 23। 146 सीटों पर लड़ी थी और बीजू जनता दल भी 146 सीटों पर लड़ी थी, उसको मिली 112। हालांकि बीजू जनता दल को इसके पहले वाले चुनाव में, 19 से पहले जो चुनाव 14 में हुआ था, उसमें 117 सीटें मिली थी और 5 सीटें उसकी घट गई 19 में, और 20 में से लोकसभा की सीटें भी उसकी घट करके 12 हो गई। 1 सीट कांग्रेस को मिल गई 19 में, बीजेपी को 8 और इनको 12, जबकि इनके पास 20 सीटें थे। 20 में से 12 मिल गए। 2014 में 20 थी, वो 2019 में 12 हो गई। भारतीय जनता पार्टी की जो 1 सीट थी वो बढ़कर के 8 हो गई। कांग्रेस को 14 में 1 भी सीट नहीं मिली थी, उसको 1 सीट मिली। विधानसभा में मैं फिर वही कहूँगा कि 112 मिली। बीजू जनता दल को 146 पर लड़ करके 5 सीटें कम हो गई। भारतीय जनता पार्टी भी 146 सीटों पर लड़ी थी, उसको मात्र 23 सीटें मिली। हालांकि इसकी 10 सीटें बढ़ गई। क्यों? क्योंकि 2014 में मात्र 13 सीटें मिली थी उसको। मतलब बढ़ोतरी हो रही है। विधानसभा में थोड़ी धीमी गति से हो रही है, लोकसभा में बहुत तेज गति से हो रही है। और कांग्रेस 138 सीटों पर लड़ी थी विधानसभा में, उसको मिली 9 सीट, जो 14 के मुकाबले
16 कम हो गई। और भारतीय जनता पार्टी 2019 में मुख्य विपक्षी दल के रूप में विधानसभा में उभर करके आई। अब वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा कर लें, लेकिन थोड़ा सा 2019 के लोकसभा चुनाव के वोट प्रतिशत और इन सब पर चर्चा कर लें। 2019 में बीजेडी को 43.3% वोट मिले थे और सीटें 12 मैं पहले ही बता चुका हूं। बीजेपी को 38.9%, लगभग 39% वोट मिले और सीटें मिली 8। और कांग्रेस को 14% वोट मिले और सीटें मिली 1। अब जब वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा करते हैं, जब ये चर्चा हो रही है कि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल का गठबंधन होने जा रहा है, बीजेडी बीजेपी के साथ आ रही है और एनडीए का हिस्सा बन रही है। और जैसा अखबारों में भी आया कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ लोकसभा की ज़्यादा सीटें लड़ना चाहती है, विधानसभा की कम लड़ना चाहती है, क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी को 370 सीटें पाने का उनका लक्ष्य है। तो इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेगी जब 370 तक पहुंचेंगी। और बीजू जनता दल का इंटरेस्ट ये है कि विधानसभा में उसको बहुमत मिले। ये गठबंधन इसलिए हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहता है लोकसभा में इसकी अधिक से अधिक सीटें मिले और बीजू जनता दल चाहता है, बीजू पटनायक के नाम पर ये पार्टी बनी, जो बीजू पटनायक जो है नवीन पटनायक के पिता थे, बड़े कद्दावर नेता थे। उनका इंटरेस्ट केवल विधानसभा में है, लोकसभा में बहुत है नहीं। हालांकि लोकसभा में भी रहते हैं तो समय समय पर नरेंद्र मोदी का 14 के बाद तो लगातार सपोर्ट करते चले जा रहे हैं, चाहे राज्यसभा में बहुमत जुटाने के संदर्भ में समर्थन माना जाए या लोकसभा में किसी बिल पर हो तो उस समर्थन करते रहते हैं। यानी इनफॉर्मली वो एनडीए का हिस्सा उनको माना जाता है, इसलिए कि कभी उन्होंने कांग्रेस या सेकुलर दलों के बहुत चक्कर में वो पड़े नहीं, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ही तो बीजू जनता दल बना था। तो कांग्रेस के साथ जो है कभी बीजू जनता दल जाने के बारे में सोचा ही नहीं। अब स्थिति ये है कि इस लोकसभा चुनाव में, जैसा राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में अच्छा कर सकती है। 8 लोकसभा सीटों से उसकी लोकसभा सीटें 10 हो सकती हैं, 11 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं। और विधानसभा में भी अगर वो ना बहुमत में आए तो कम से कम 23 से जो है उसकी सीटें जो है दोगुनी भी हो सकती हैं। मुख्य विपक्षी दल तो अभी है भी, उसकी सीटें भी बढ़ सकती हैं। हालांकि वो विधानसभा में सत्ता में नहीं आएगी, ये तय है। मेरे साथ सुब्रत साहू हैं, मेनली जो है वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का व्यवसाय करते हैं। अभी अपना परिचय खुद ही बताएंगे। ये मूल रूप से भुवनेश्वर के रहने वाले हैं। तो उड़ीसा पर जो उठापटक चल रही है, बीजेपी बीजेडी का जो गठबंधन की संभावना है, उसमें कांग्रेस के लिए क्या संभावना है और इन दो पार्टियों के लिए क्या संभावना है। चूँकि ये भुवनेश्वर के रहने वाले हैं, वहाँ की जड़ों से जुड़े हुए हैं, तो ये बताएंगे कि क्या स्थिति है। बताइए सुब्रत जी। मैं कांग्रेस के लिए मैं इतना कहूँगा कि कांग्रेस के लिए इस बार चुनाव में बहुत चैलेंज फेस करना पड़ेगा। और अगर बीजेडी और बीजेपी दोनों गठबंधन करेंगे तो कांग्रेस को सीट मिलना मुश्किल ही हो जाएगा। सभी की सीटें फिलहाल चली जाएंगी इन दोनों के पास। जो कांग्रेस के जो सीट मिलना कुछ पॉसिबिलिटी था वो बीजेपी के ये में जाने वाला है, खाते में चला जाएगा। और बीजेडी का कुछ एंटी इंक्यूबेंसी का जो फैक्टर है, क्योंकि 15 साल हो गया बीजेडी शासन में, 24 साल हो गया है, तो एंटी इंक्यूबेंसी थोड़ा सा जो फैक्टर है, अगर दोनों मिलके लड़ेंगे तो उसका प्रभाव थोड़ा सा कम पड़ेगा। और दोनों अलग अलग लड़ेंगे तो बीजेडी को एंटी इंकम्बेंसी का असर देखने को मिलेगा, असर जरूर देखने मिलेगा। और 20%
to 30% कम सीट मिलने का चांस है बीजेडी को। अगर दोनों मिलके लड़ेंगे तो इतना अफेक्ट बीजेडी को नहीं मिलेगा, दोनों सीट शेयरिंग करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह है कि बीजेडी जो समझदारी का काम कर रही है। बिल्कुल कर रहा है, समझदारी का काम करके बीजेपी के साथ ज्वाइन करके गठबंधन करके लड़ना चाहता है। क्योंकि जो चैलेंज है, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं जिस एरिया में, तो वो चाहते हैं कि वो सारे चैलेंज वो फेस नहीं करे बीजेपी के, और खासकर हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जो अभी चल रहा है लहर, उसी में वो उसी गंगा में स्नान कर लेना चाहते हैं। आपने कहा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। नहीं, मैं समझ और इस बार मैं ये कहूँगा कांग्रेस को सीट मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी एक प्रश्न है। जो कांग्रेस का सीट मिलना था 1-2 सीट, वो भी अदर्स के खाते में जाने वाला है। क्योंकि कोई लीडरशिप है ही नहीं कांग्रेस का संगठन में नहीं। दूसरा बीजेडी को बीजेपी के संगठन का भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, मोदी की लहर का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। बीजेपी का संगठन वहाँ बहुत मजबूत है, उसका लाभ उसको मिल सकता है। बीजेपी का इस बार अच्छा सीट मिलेगा, बट ऐसा मैं कह नहीं सकता हूँ कि अकेला बीजेपी अगर लड़ेगा तो मेजोरिटी आएगा। हाँ, बट साथ लड़ने का दोनों को फायदा। साथ लड़ेंगे तो ऑब्वियसली 21 से 80% सीट तो मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बहुत अच्छा, लेकिन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से जुड़े हुए हैं, राजनीति से आपका वही बहुत साफका नहीं है, लेकिन है कि उड़ीसा के बारे में आपके पास अच्छी जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। अब बीजू जनता दल और नवीन पटनायक के बारे में एक खास मतलब मुझे ये कहना है कि अब वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको चलने फिरने में भी दिक्कत है। एक प्रकार से यह विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बीजू पटनायक के लिए जो उम्र की दृष्टि से यह अंतिम चुनाव है, और वो नहीं चाहते कि वो सत्ता से बाहर जाएं और इतिहास में ये नाम लिखा जाए कि अंत समय में बीजू पटनायक की पार्टी चुनाव हार गई और वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है, तो वो ये सोच रहे हैं, मेरा अपना आकलन है, वो सोच रहे हैं कि हम अंतिम समय तक मुख्यमंत्री रहें जब तक चाहें। और बीजेपी के लिए ये विन विन सिचुएशन है, और उनके लिए भी है विन विन सिचुएशन कि उनको उड़ीसा की सत्ता मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में अधिक सीटें मिलेंगी। अभी भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में सरकार के चक्कर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संभवतः ये इंतजार कर रही है कि उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचने के बाद बीजू जनता दल के मुखिया नवीन पटनायक खुद राजनीति से संन्यास लेंगे, तब मैदान हमारे लिए खाली हो जाएगा। ये सही भी है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ कहीं नहीं है। कांग्रेस वहाँ कहीं नहीं है। पिछली बार जो कांग्रेस जो है 9 सीटें उसकी मिली थी, 9.6% वोट मिला था विधानसभा में, और लोकसभा में मैं दोहरा दूं उसको 1 सीट मिली थी और 14% वोट मिला था, यानी 5% वोट उसका घट गया। लेकिन इसका खतरा एक है, खतरा यह है कि वहाँ पर विपक्ष का मैदान खाली हो जाएगा। अब कांग्रेस इस समय बड़ी मरी हालत में है, क्षीण स्थिति में है, संगठन उसके पास नहीं है। लेकिन ये सही है कि बीजू जनता दल यानी बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी एक साथ आएंगे तो उनको 65+ वोट मिलने वाले हैं। वैसे भी इन दोनों का अगर वोट प्रतिशत हम जोड़ें लोकसभा का, तो ये है 39.9 और 43.3। अब आप समझ लीजिए कि 40 दूनी 80% से ज़्यादा वोट है। अगर मान लीजिए दोनों के मिलने से 10% वोट भी कम होते हैं तो 70% प्लस वोट मिलेंगे। लेकिन जो शेष 30% वोट है वो कहाँ जाएगा? कमोबेश वो कांग्रेस की ओर लौटेगा। यानी कांग्रेस जो है भले इस लोकसभा चुनाव में हो सकता है उसको एक भी सीट न मिले, हो सकता है विधानसभा में जो पिछली बार 9 मिली थी उससे भी घट जाए। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि 9 सीट वास्तव में बहुत कम है।
हो सकता है 4-6 सीट बढ़ जाए, कांग्रेस के लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। ये हम भी मानते हैं और अब तक जो विश्लेषण आया है वो भी कहता है कि विपक्ष के लिए जो भी मैदान मिलेगा, भले ही कांग्रेस के लिए वो बहुत उर्वर न हो, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस ही रहेगी। इस लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को छोड़ दें, अगली लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वो मजबूत विपक्ष के रूप में उभरेगी। हालांकि ये 5 साल बाद क्या स्थिति होगी नहीं कह सकते। हो सकता है बीजू जनता दल नवीन पटनायक बीच में ही जो है संन्यास की घोषणा करें या अगली बार चुनाव न लड़ें। हो सकता है बीजू जनता दल का मर्जर हो जाए बीजेपी में, या बीजू जनता दल इतना कमज़ोर हो जाए नवीन पटनायक के परिदृश्य से हटने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुख्य दल के रूप में वहाँ उभरे और पूरे बहुमत के साथ आए, लेकिन कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में मजबूती से खड़ी होगी। हालांकि ये होना भी था एक दिन, इसलिए कि वहाँ बीजू जनता दल, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कोई दल है भी नहीं। जब भी बीजेपी वहाँ सत्ता में होगी तो कांग्रेस विपक्षी दल के रूप में रहेगी, क्योंकि बीजू जनता दल नवीन पटनायक के बाद बीजू जनता दल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पांडियन जो उनके सबसे विश्वस्त हैं, जो इस पूरे गठबंधन की एक तरह से सूत्रधार हैं, पांडियन दक्षिण भारत के हैं, वो बीजू जनता दल में नवीन पटनायक के विकल्प नहीं हो सकते उड़ीसा में। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। हालांकि कई एक बार कोशिश नवीन पटनायक ने किया है कि उनको जो है हम अपने बाद का स्थान उनको दें, लेकिन उनकी स्वीकार्यता नहीं है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विन विन सिचुएशन है और बीजेपी की भी विन विन सिचुएशन है और कांग्रेस की भी विन विन सिचुएशन इसलिए है कि विपक्ष का जो मैदान मिलेगा भले वो अनुर्वर हो कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस ही रहेगी। आप ये कह सकते हैं कि बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के बाद दोनों बम्पर जीत मिलेगी, लेकिन कांग्रेस वहाँ हारकर भी जीतेगी, इसलिए कि कांग्रेस जो है विपक्ष के रूप में वहाँ पर सुस्थापित हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगभग सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में वहाँ पर रहेगी। अगर दोनों का समझौता होगा तो हो सकता है सत्ता में साझेदारी भी हो, न भी साझेदारी हो तो समर्थक दल के रूप में रहेगी। तो ये पहला ऐसा गठबंधन हो रहा है वहाँ पर जहाँ बीजेपी, बीजेडी और कांग्रेस तीनों लाभ की स्थिति में हैं, तीनों को विन विन सिचुएशन है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जिन मित्रों ने इस सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार देखने जा रहे हैं, वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।